the destroyer of worlds. 16 जुलाई 1945 सुबह करीब 5:30 बजे अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के रेगिस्तान में एक जोरदार धमाका होता है। ये कोई आम धमाका नहीं था। ये पहली बार है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जा रहा था। 5, 4, 3, 2, 1। इस न्यूक्लियर टेस्ट को कोड नेम दिया जाता है ट्रिनिटी और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंसदान जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस बॉम्ब धमाके को देखकर ओपेनहाइमर हैरान रह जाते हैं। इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस एक्सप्लोजन का साइज होगा मजीद 0.3 किलोटन ऑफ टीएनटी, लेकिन असल में ये ब्लास्ट इससे 50 गुना ज्यादा खतरनाक था। 15 से 20 किलो टन ऑफ टीएनटी इस धमाके से इतनी खौफनाक और भयंकर गर्मी निकली कि वहां मौजूद स्टील का टावर भी भाप बनकर उड़ गया। इसकी शॉक वेव्स करीब 160 किलोमीटर दूर तक फील करी गईं और धमाके से निकली मशरूम क्लाउड करीब 12 किलोमीटर ऊपर तक गई। ये देखकर ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड रह जाते हैं कि भगवत गीता की एक लाइन उनके जुबान से निकलती Now I है। am become death, the destroyer of worlds. इस वाक्य पर हाल में ही एक नई फिल्म आई है क्रिस्टोफर नॉलन की ओपेनहाइमर। क्या थी ओपेनहाइमर की कहानी? कैसे इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप किया? क्या ओपेनहाइमर एक हीरो थे या विलन? कैसा लगा इन्हें जब इनकी क्रिएशन से लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी? द एडी शो में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। जुलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम भी कहा जाता है। ये उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे जिसने दुनिया के पहले न्यूक्लियर हथियार बनाए थे। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 साल की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। एडमिशन मिलते ही ये बीमारी की वजह से 1 साल क्लासेस ज्वाइन न कर सके, लेकिन फिर भी 4 साल की डिग्री इन्होंने सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट कर ली। केमिस्ट बनने के साथ साथ इनका फिजिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। बचपन से ही इन्होंने चाइल्ड जीनियस माना जाता था। केवल 10 साल की उम्र में ही ये हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते थे और मिनरलोजी की इन्हें काफी जानकारी थी। मिनरल्स के प्रॉपर्टी की ये इस हद तक नॉलेजेबल थे कि 12 साल की उम्र में ही इन्हें न्यूयॉर्क के मिनरलोजी क्लब में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इन्हें मजीद इल्म था, जैसे फिजिक्स, फिलोसफी, लिटरेचर, ईस्टर्न रिलीजन। लेकिन सारे सब्जेक्ट में इन्होंने रियलाइज किया कि इनका पैशन फिजिक्स था। आगे चलकर सिर्फ 23 सालों की उम्र में ये पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन इस जीनियस के पीछे छुपी एक डार्क साइड भी थी। इनके दोस्तों का कहना था कि ओपेनहाइमर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज की ये एक चेन स्मोकर थे और डिप्रेशन का शिकार थे। एक वक्त इन्होंने अपने भाई से कहा था, आई नीड फिजिक्स मोर देन फ्रेंड्स। मजीद अर्ली 1930s में जब एडोल्फ हिटलर का राइज देखने को मिलता है जर्मनी में, ये धीरे धीरे और पॉलिटिकली अवेयर बनते हैं। हिटलर के तानाशाही के चलते बहुत से जर्मन साइंसदान जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग रहे थे। इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जॉन वॉन न्यूमैन, लियो साइजलार्ड, हैंस पिथ, एडवर्ड टेलर, एंड्रियो फर्मी। जब ओपेनहाइमर अमेरिका आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए, यहाँ तक इनका एटॉमिक बम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। लेकिन जैसा कि यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और चंद जर्मन साइंटिस्ट तब से पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया, अब यहाँ एंट्री होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जी हाँ, आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा, हिटलर न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा है और हो सकता है कि वो ये एक्सट्रीमली पावरफुल बॉम्ब बनाने में कामयाब हो जाए, इसलिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। और ये लेटर पढ़ते ही अमेरिका प्रेसिडेंट ने एक एडवाइजरी कमेटी बैठा दी। यूरेनियम पर तुरंत एक्शन लिया गया। इस मशहूर जमाना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि एटॉमिक बम शायद कभी बना ही ना होता अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर न लिखे होते। खैर, होना तो ये चाहिए था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए यूएस आर्मी आइंस्टाइन को चुनती, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये लेटर लिखा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से था और यूएस आर्मी को ये शक था कि आइंस्टाइन उनके साथ कोई चाल चल रहे हैं। इसी वजह से प्रोजेक्ट मैनहट्टन की सरबराही ओपेनहाइमर को सौंप दी गई। ओपेनहाइमर आइंस्टाइन के व्यू से काफी इत्तेफाक करते थे और
वो भी ये चाहते थे कि अमेरिका को एटॉमिक बम बना लेना चाहिए। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एटमॉस के नाम से जाना जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पे बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 के दौर में इस प्रोजेक्ट पर करीब 23 अरब यूएस डॉलर का खर्चा किया गया। अमेरिका की हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलमॉस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट में टोटल 1,30,000 वर्कर काम करते थे। इन लोगों को बड़े जांच पड़ताल के बाद चुना जाता था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर मालूम न पड़ सके। साइंसदान, टेक्नीशियंस और रिसर्चर्स समेत लो स्टाफ भी शामिल थे। सबको डायरेक्शंस दी गई थी कि प्रोजेक्ट के हवाले से वे किसी को कुछ न बताएं, हत्ता के अपनी फैमिली को भी नहीं। यहाँ कोई भी एक दूसरे को असली नाम से नहीं जानता था, सबको एक जाली नाम दिया गया था और प्रोजेक्ट साइट का ये रूल था कि अगर किसी का असली नाम लीक हुआ तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यहाँ लेटर्स आते थे मगर फेक एड्रेस पे। वो एड्रेस था PO बॉक्स 1663 न्यू मैक्सिको। यहाँ तक कि ऑफिशियल लेटर्स में सिटी नेम भी मेंशन नहीं किया जाता था। प्रोजेक्ट साइट के अंदर आने और जाने के लिए सख्त सिक्योरिटी रखी गई थी। वर्कर्स एंट्री पास के बगैर ना अंदर आ सकते थे और ना ही एग्जिट पास के बगैर बाहर निकलना उनका मुमकिन था। यहाँ तक कि वहाँ पैदा होने वाले बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में भी सिटी नेम की जगह PO बॉक्स 1663 लिखा होता था। ये सब सिर्फ एक वजह से किया जा रहा था कि एटॉमिक बॉम्ब से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिजन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके हद से ज्यादा एनर्जी पैदा की जाती है। कुदरत में पाए जाने वाला सबसे भारी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम के एटम में 92 प्रोटॉन्स और 146 न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको अगर मिला दें तो यूरेनियम के टोटल मास के सामने आता है 238। अब साइंसदानों ने काफी एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला कि अगर यूरेनियम 238 को अगर खास प्रोसेस के साथ निकाला जाए तो इनमें से यूरेनियम 235 निकलता है और ये इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस एक नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड कराया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और नाकाबिले यकीन मकदार में एनर्जी पैदा करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूरॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटॉम से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारा चेन रिएक्शन चंद माइक्रोसेकंड के अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शंस का निचोड़ हमें एक जोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज की सूरत में देखने को मिलता है। अगर एक न्यूक्लियर बॉम्ब को नॉर्मल TNT बॉम्ब से कंपेयर किया जाए तो ये हाथी को चींटी से मिलाने जैसा होगा। आप सिर्फ एक बात से ये अंदाजा लगा लें, 1 kg एटॉमिक बम 3500 kg TNT बॉम्ब के बराबर है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी, इतनी ही तबाही TNT बॉम्ब से करनी पड़ी तो अमेरिका को हैरत अंगेज तौर पर 15 करोड़ kg वजनी TNT बॉम्ब गिराना पड़ता। ये इतना ज्यादा वजन है कि आज के दौर में भी कोई भी जहाज इसको नहीं उठा पाएगा। एटॉमिक बॉम्ब में यूरेनियम का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि यूरेनियम एक नेचुरल एलिमेंट है और जाहिर है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही माइन किया जा सकता है। रिसर्चर्स ने यूरेनियम के टक्कर का ही एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और यूरेनियम 235 से भी ज्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन कंप्लीट करने की बहुत ज्यादा जल्दी थी क्योंकि एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, दूसरी तरफ अमेरिका के ये भी खतरा था कि कहीं जर्मनी उनसे पहले बॉम्ब ना तैयार कर ले। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था। अब बारी थी
इसको टेस्ट करने की। जब इसको डिटोनेट किया गया तो पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। ओपेनहाइमर समेत दूसरे साइंसदान जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो खुद इस हथियार से खौफजदा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसके इंसानियत पर क्या असरात बढ़ता हो सकते हैं ये जाने बगैर अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जब जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का दी एंड। अब यहाँ आपको लग रहा होगा ओपेनहाइमर के कारनामे की वजह से अमेरिका इनसे बहुत खुश हुआ होगा और नोबेल प्राइज देगा, पर ऐसा हरगिज नहीं था। ओपेनहाइमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस का इजहार किया था, मगर उनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान जा चुकी थी। इस वाक्य ने इन्हें अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था और उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया था। अगर वो चाहते तो अमेरिका की ये ताकत मिनटों में कहीं और भी शिफ्ट कर सकते थे। इसी वजह से ओपेनहाइमर यूएस का एक बहुत ही नाजुक असासा साबित हुए और अमेरिका ने ओपेनहाइमर पर नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन वहीं हुआ वही जिसका डर था। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब के धमाके दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन कहां से इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। सबका शक ओपेनहाइमर पर गया क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और उनकी बीवी भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बन चुकी थी। अमेरिका के कम्युनिस्ट पार्टी के सोवियत यूनियन के साथ काफी क्लोज ट्राइसेस हुआ करते थे, पर खुद ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओपेनहाइमर और स्टेट सीक्रेट्स के दरमियान एक पर्दा डालने का हुक्म दिया। इंक्वायरी बैठाई गई जिसमें सोवियत के एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। वो अपने बयान पर टिके रहे कि उनका कम्युनिज्म और सोवियत का कोई लिंक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन फैसले उनके खिलाफ ही आया। जो एक वक्त ताकतवर साइंसदान का दर्जा रखते थे, उनको मिनटों में ही जलील करके उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और प्रोजेक्ट के सारे राइट्स छीन लिए गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन समेत साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन कोई फायदा न हो सका। अगले ही कई साल में एक खामोशी से जिंदगी गुजारते रहे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर ही रहे। फिर 7 सालों के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने और उन्होंने ओपेनहाइमर को ऑफर दी कि वो एक नया फ्री फेयर ट्रिब्यूनल बनाएंगे जिनसे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस मिल सकती है, और ओपेनहाइमर ने मना कर दिया। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वे बेकसूर हैं, इसलिए उन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक पुरस्कार दिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर को हाल में कैंसर डायग्नोज हुआ और 1966 में वो दुनिया से चले गए। उनकी एशेस यूएस वर्जिन आइलैंड पर बहा दी गई, जो आज ओपेनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।